तो आज की इस ऑनलाइन मास्टर क्लास में जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, सबका स्वागत है इस गहन चर्चा में। और आज ना स्क्रीन पर हमारे सामने मार्च 2026 के करंट अफेयर्स और डेटा का एक ऐसा स्लाइड डेक है जो सच में देश और दुनिया की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस क्लास में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ है, बल्कि ये भी डिकोड करेंगे कि क्यों और कैसे हुआ है। और देखिए, इस पूरी मास्टर क्लास का जो केंद्रीय विषय है, अगर हम स्लाइड 1 को देखें, हाँ, जो स्क्रीन पर है अभी, हाँ, उसे एक शब्द में रीसेट कहा जा सकता है। रीसेट मतलब सब कुछ नए सिरे से। बिल्कुल। अगर इस पहली स्लाइड के डेटा को हम गहराई से देखें ना, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि जो पुरानी गिनती के तरीके थे, पुराने कानून और पुरानी व्यवस्थाएं, वो सब अब इतिहास बन चुकी हैं। सही बात है। देश अब पूरी तरह से डिजिटल साक्ष्यों और एआई मॉनिटरिंग के एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुका है। मतलब इकोनॉमी के बुनियादी ढांचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट की परिभाषाओं तक सब कुछ रीसेट हो रहा है। इसे समझने के लिए ना, सुनने वालों को मैं एक बड़ी दिलचस्प एनालॉजी देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी बड़े कंप्यूटर या आपके स्मार्टफोन का ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस, वो अपडेट हो रहा हो। बहुत सटीक उदाहरण है ना? क्योंकि जब ऐसा कोई अपडेट आता है ना, तो मशीन बाहर से तो वैसे ही दिखती है, लेकिन अंदर की जो सारी कोडिंग है, सारे नियम और बेस लाइन, वो सब बदल जाते हैं। बिल्कुल, पुराने बग्स डिलीट हो जाते हैं और नए सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल हो जाते हैं। हाँ, और मार्च 2026 भारत के लिए बिल्कुल वैसा ही एक ओएस अपडेट है। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अगर हम अपनी दूसरी स्लाइड पर चलें, जो कि अर्थव्यवस्था और डिजिटल क्रांति के नए बेस के बारे में है। बिल्कुल। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का जो पहला बड़ा प्रभाव है, वो हमें जीडीपी के आंकड़ों पर दिखता है। हाँ, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार ने जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर अब 2022-23 कर दिया है। और जो लोग आज की क्लास सुन रहे हैं, उनके लिए ये क्यों समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीडीपी बेस ईयर असल में वो पैमाना होता है जिससे हम नापते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई है। हाँ, और अगर हम जरा 2011-12 के दौर को याद करें, तो उस वक्त हालात बहुत अलग थे और अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इनफॉर्मल था। हाँ, यानी असंगठित, जो सिर्फ कैश पे चलता था। तो अगर हम उस 2011 के पैमाने से आज 2026 की इस डिजिटल इकोनॉमी को नापेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही गलत तस्वीर दिखाएगा ना। बिल्कुल गलत। इसीलिए 2022-23 के बेस ईयर में शिफ्ट होने का मतलब है कि अब इकोनॉमी का जो नया फॉर्मलाइजेशन हुआ है, जैसे डिजिटल पेमेंट्स और जीएसटी वगैरह। हाँ, डिजिटल पेमेंट्स, जीएसटी नेटवर्क और जो नए निवेश आए हैं, वो सब अब बहुत सटीकता से गिने जाएंगे। नया बेस ईयर हमारे डेटा को बहुत ज्यादा पारदर्शी बनाता है। ये तो हुई अपने अंदर के सिस्टम की बात, लेकिन इसी इकोनॉमी वाले सेक्शन में स्लाइड 3 पर एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो मुझे सच में बहुत हैरान कर रहा है। आप एक्सपोर्ट वाले डेटा की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब स्क्रीन पर जो निर्यात के आंकड़े हैं ना, वो बता रहे हैं कि नीदरलैंड्स को पीछे छोड़कर चीन अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। बाप रे, अमेरिका और यूएई के बाद तीसरे नंबर पर सीधा चीन। बिल्कुल। और हमारा कुल निर्यात 32.4% बढ़ा है, जो करीब $1.67 बिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। वो कैसे? देखिए, न्यूज़ चैनल्स पर तो हम दिन रात चीन के साथ कूटनीतिक तनाव और सीमा विवाद की खबरें सुनते रहते हैं। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ ये डेटा कह रहा है कि हम उन्हें जमकर इंजीनियरिंग का सामान, केमिकल्स और मरीन प्रोडक्ट्स, मतलब झींगा वगैरह बेच रहे हैं। तो क्या ये कूटनीतिक रूप से एक अजीब स्थिति नहीं है? देखिए, यहीं पर भू राजनीति और जमीनी अर्थशास्त्र के बीच का जो क्लासिक अंतर है ना, वो समझ में आता है। अच्छा। हाँ, कूटनीतिक मोर्चे पर तनाव बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आज की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, वो इतनी गहराई से उलझी हुई है कि कोई भी देश रातों रात खुद को किसी बड़ी इकोनॉमी से पूरी तरह काट नहीं सकता। ये तो है, जरूरतें तो जुड़ी हुई हैं। और भारत की जो इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, उसमें बहुत भारी उछाल आया है। और व्यावहारिक सच्चाई ये है कि चीन के उद्योगों को उस कच्चे माल और उपकरणों की जरूरत है। मतलब ये कूटनीति के ऊपर व्यापारिक यथार्थवाद की जीत है। बिल्कुल,
इसे हम प्रैग्मैटिज्म कह सकते हैं। ये यथार्थवाद वाकई बहुत दिलचस्प है। और अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की जिस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं ना, उसका एक और बड़ा सबूत है प्रारंभ 2026 अभियान। हाँ, PRARAMBH प्रारंभ। बिल्कुल, जो वित्त मंत्रालय का एक बड़ा अभियान है। ये 1 अप्रैल 2026 से जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए है। और जो स्टूडेंट्स या जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जी, उनके लिए इस प्रारंभ का फुल फॉर्म जानना बहुत है ने? हाँ, इसका फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। बिल्ड सही। और इसी ओएस अपडेट का जो सबसे क्रांतिकारी फीचर है वो अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। आप डिजिटल जनगणना की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत की पहली 100% डिजिटल जनगणना। और देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जब डेटा पूरी तरह से डिजिटल तरीके से कलेक्ट होता है ना, तो जो मैनुअल एंट्री में होने वाली इंसानी गलतियां हैं, जिन्हें हम सिस्टम के बग्स कह सकते हैं, बिल्कुल, वो बग्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। रियल टाइम डेटा का सीधा सा मतलब है कि आगे नीतियां बनाने के लिए सरकार के पास एकदम सटीक और साफ जानकारी होगी। सही बात है। लेकिन एक मिनट, अगर हम एक नए और तेज डिजिटल आर्थिक इंजन को चला रहे हैं, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत चैसीज और फायरवॉल की भी तो जरूरत होती है ना? हाँ, सुरक्षा तो सबसे पहले आती है। शायद यही वजह है कि सरकार ने देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड यानी स्लाइड 4 पर चलते हैं, जो कि आंतरिक सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया पर केंद्रित है। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहली बात है राज्यसभा में पेश हुआ CAPF अम्ब्रेला बिल 2026। ये बिल असल में सुरक्षा बलों के पूरे ढांचे को रीस्ट्रक्चर कर रहा है। रीस्ट्रक्चर मतलब कैसे? इसका मकसद ये है कि BSF और CRPF जैसे जो तमाम अर्धसैनिक बल है, उनका एक समान ढांचा बनाया जाए। अच्छा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उच्च पदों पर जैसे IG, ADG और DG रैंक पर IPS अधिकारियों के लिए जो आरक्षण था वो 50% से बढ़ाकर अब 67% कर दिया गया है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी बताइए। अगर मैं इसे वापस अपने उसी कॉर्पोरेट एनालॉजी से समझूं, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंपनी में नीचे के लोगों को प्रमोट करने के बजाय ऊपर से टॉप मैनेजमेंट को बाहर से लाके बिठा दिया जा रहा हो। ये एक नजरिया हो सकता है ना? तो क्या इस तरह से ऊपर के पदों पर सीधा IPS अधिकारियों का कोटा बढ़ाने से उन अधिकारियों में निराशा नहीं आएगी जो नीचे के रैंक से सालों की मेहनत करके ऊपर आना चाहते हैं? देखिए, आपकी बात में दम है। मतलब क्या ये बलों के अंदर आपसी टकराव का कारण नहीं बन सकता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और जमीनी स्तर पर ऐसी चिंताएं हमेशा रहती भी हैं। लेकिन अगर हम इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बड़े कमांड स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब देश के अंदर अलग अलग खुफिया एजेंसियां, पुलिस बल और अर्धसैनिक बल एक साथ काम करते हैं ना, तो अक्सर उनके बीच तालमेल की बहुत कमी देखी जाती है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज। बिल्कुल। तो IPS अधिकारियों का कोटा बढ़ाने के पीछे की दलील यही है कि इससे पूरे देश में एक यूनिफाइड कमांड बनती है। इससे इंटेलिजेंस शेयरिंग आसान होती है और अलग अलग एजेंसियों के बीच का जो फ्रिक्शन है, जो टकराव है, वो कम होता है। अच्छा, मतलब सुरक्षा के इस OS में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को एक ही मास्टर कंट्रोल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एकदम सही एनालॉजी पकड़ी आपने। और इसी कड़ी में अगर हम देश के लोकतांत्रिक हार्डवेयर की बात करें तो इसी स्लाइड पर चुनाव आयोग का भी अपडेट है। हाँ, चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और 5 राज्यों में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता यानी MCC लागू कर दी है। ये 5 राज्य हैं असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी। और अनुच्छेद 324 का जिक्र हमें इस बात की याद दिलाता है कि भले ही हमारी व्यवस्थाएं कितनी भी डिजिटल क्यों ना हो जाएं, जी, चुनाव कराने की जो स्वतंत्र और निष्पक्ष ताकत है ना, वो संविधान के इन्हीं मूल ढांचों से ही आती है। बहुत सही बात कही आपने। तो देश के अंदर के इस फायरवॉल को समझने के बाद अब क्लास का फोकस थोड़ा बाहर ले जाते हैं, ग्लोबल स्तर पर। हाँ, स्लाइड 5 और 6 पर।
ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये हमारा नया सिस्टम बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट हो रहा है। विदेश नीति और ग्लोबल सप्लाई चेन। बिल्कुल, और यहाँ स्लाइड पर एक बहुत ही दिलचस्प टर्म लिखा है, हित आधारित साझेदारी। इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना हमेशा कहा जाता है कि कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। बिल्कुल, सिर्फ स्थायी हित। और भारत की जो वर्तमान विदेश नीति है वो इसी हित आधारित साझेदारी पर बहुत मजबूती से चल रही है। इसका कोई ताजा उदाहरण? सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत और कनाडा के बीच हुआ ये 10 साल का नया $2 बिलियन का यूरेनियम समझौता। अच्छा, लेकिन कनाडा के साथ तो बीच में राजनीतिक स्तर पर काफी खटास रही थी ना? बिल्कुल रही थी, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जहां राष्ट्रीय हित बाकी हर चीज से ऊपर आते हैं। ऊर्जा और व्यापार के इसी कड़ी में स्लाइड पर एक और बड़ा भौगोलिक अपडेट भी दिख रहा है। आप लिपुलेख दर्रे की बात कर रही हैं? हाँ, पूरे 7 साल बाद उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है वो व्यापार के लिए फिर से खुल गया है। ये बहुत अहम रास्ता है। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि अब वहाँ खच्चरों की जगह सीधा तकलाकोट तक वाहनों का उपयोग होगा। तकलाकोट जो कि तिब्बत में है। इससे तो लॉजिस्टिक्स का खर्च काफी भारी मात्रा में बचेगा। बिल्कुल बचेगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच भी है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने इस काला पानी लिपुलेख क्षेत्र पर फिर से अपनी पुरानी क्षेत्रीय आपत्ति जता दी है। देखिए, ये दिखाता है कि बुनियादी ढांचे का विकास कभी भी एक वैक्यूम में या शून्य में नहीं होता। सही बात है। एक तरफ आप पहाड़ों को काटकर चौड़ा रास्ता बनाते हैं ताकि व्यापार तेज और आसान हो सके, दूसरी तरफ वही रास्ता 2 देशों के बीच ऐतिहासिक सीमा विवाद को फिर से ताजा कर देता है। बिल्कुल, कूटनीति में हर कदम की एक कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और कूटनीति की इसी कीमत का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें लाल सागर यानी रेड सी के संकट में भी देखने को मिल रहा है। ये तो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। बिल्कुल, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये जो विवाद चल रहा है ना, इसका सीधा असर भारत पर हो रहा है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये असर काम कैसे करता है। हाँ, ये बहुत जटिल लगता है बाहर से, है ना? मतलब मान लीजिए यमन के पास समुद्र में कोई ड्रोन हमला होता है और उसके ठीक 45 दिन बाद भारत के किसी छोटे से गांव में एक कारखाने का प्रोडक्शन अचानक रुक जाता है। सुनने में अजीब है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इसे ही तो अर्थशास्त्र में बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। देखिए, लाल सागर जो है ना, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। सुएज नहर वाला रास्ता। हाँ, अब वहां जहाजों पर लगातार हमले होने के कारण कार्गो जहाजों को वहां से जाने में डर लग रहा है। तो अब उन्हें पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। और जाहिर है, इससे लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल, लैंडेड कॉस्ट का मतलब है किसी भी सामान के भारत के बंदरगाह तक पहुंचने की कुल लागत। मतलब जब जहाज ज्यादा लंबा रास्ता तय करेगा तो ईंधन भी ज्यादा लगेगा। ईंधन ज्यादा लगेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात, समय बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ, टाइम इज मनी। तो इसका सीधा नतीजा ये है कि भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा है और हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समय पर कच्चा माल न मिलने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये वाकई चौंकाने वाला है कि हम दुनिया के हर कोने से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मतलब ऊर्जा सुरक्षा अब सिर्फ कोई सरकारी नीति नहीं रह गई है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। एकदम सही बात। तो अब इस दुनिया के भू राजनीतिक उलझनों से निकलकर अगर हम विज्ञान की असीम संभावनाओं की तरफ रुख करें, स्लाइड 7 और 8। हाँ, तो हमारे पास अंतरिक्ष और भौतिकी से जुड़े कुछ बेहद रोमांचक डेटा पॉइंट्स हैं। देखिए, स्क्रीन पर एलन मस्क के टेराफैब प्रोजेक्ट का जिक्र है। ये प्रोजेक्ट तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? 20 से 25 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है ये, जो टेक्सास के गीगा परिसर में बन रहा है। और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य जानते हैं क्या है? हाँ? पृथ्वी और अंतरिक्ष में 1 टेरावाट की AI कंप्यूटिंग क्षमता बनाना। 1 टेरावाट? बाप रे। हाँ, 1 टेरावाट का सीधा सा मतलब है 1 ट्रिलियन वॉट्स की पावर। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज दुनिया के जो सबसे बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जो काम वो हफ्तों या महीनों में प्रोसेस करते हैं,
ये नया सिस्टम उसे कुछ ही पलों में प्रोसेस कर लेगा। वाओ! ये डिजिटल सुपर कंप्यूटिंग को एक बिल्कुल ही अकल्पनीय स्तर पर ले जा रहा है। एक तरफ तो हम अंतरिक्ष में इतनी बड़ी मशीनें लगा रहे हैं और दूसरी तरफ विज्ञान दुनिया की सबसे छोटी चीजों को भी खोज रहा है। हाँ, क्वांटम भौतिकी की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। इसी डेटा में क्वांटम दुनिया से एक बड़ी खबर है। जो सर्न के वैज्ञानिक है ना, उन्होंने ZCC+ नामक एक नया भारी बेरियन कण खोज निकाला है। बेरियन पार्टिकल। हाँ, और रिपोर्ट में लिखा है कि ये 2 चार्म क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बना है। लेकिन रुकिए, विज्ञान की दुनिया से बाहर रहने वालों के लिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। बिल्कुल जरूरी है। क्या हम इन क्वार्क्स को ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स या कह लें लेगो के टुकड़ों की तरह समझ सकते हैं? ये लेगो वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है आपके, है ना? हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड कुछ बुनियादी लेगो ब्लॉक से बना है, जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। जिनसे सब कुछ बनता है। बिल्कुल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण भी इन्हीं ब्लॉक से बनते हैं। अब आमतौर पर ये ब्लॉक बहुत ही आम डिजाइन के या हल्के होते हैं। अच्छा। लेकिन इस नई खोज में वैज्ञानिकों को 2 चार्म क्वार्क मिले, जो कि बहुत भारी और दुर्लभ लेगो ब्लॉक्स हैं। और जब ये जुड़ते हैं? हाँ, जब ये एक डाउन क्वार्क के साथ जुड़ते हैं तो एक ऐसा अनूठा कण बनता है जो भौतिकी के पुराने नियमों को नई चुनौती देता है। अरे वाह! इससे हमें ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जब बिग बैंग हुआ था, तब मैटर यानी पदार्थ असल में कैसे बना था। ये विज्ञान की सच में एक शानदार उपलब्धि है। लेकिन क्या? लेकिन इसी के ठीक विपरीत स्लाइड 8 पर पर्यावरण की जो रिपोर्ट है, वो हमारे अपने ही ग्रह की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। हाँ, ICMOD की रिपोर्ट। बिल्कुल। इस रिपोर्ट ने हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के लिए एकदम रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और इसके आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ। देखिए, वर्ष 2000 के बाद से इन ग्लेशियरों के पिघलने की गति 2 गुनी हो चुकी है। 2 गुनी? हाँ। और अब तक 12% ग्लेशियर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। बाप रे! और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर पर्यावरण के गर्म होने की यही रफ्तार रही ना, तो इस सदी के अंत तक 80% ग्लेशियर हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। और इसका सीधा असर एशिया के करीब 200 करोड़ लोगों की जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी पर पड़ेगा। बिल्कुल, नदियां सूख जाएंगी। ये ना इंसान की प्राथमिकताओं पर एक बहुत गहरा विरोधाभास पेश करता है। कैसे? मतलब एक तरफ हम अंतरिक्ष में खरबों डॉलर खर्च करके चार्म क्वार्क खोज रहे हैं, 1 टेरावाट का AI बना रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ हमारे ही घर की छत पर रखी पानी की टंकी यानी हमारे ग्लेशियर, वो तेजी से सूख रही है। ये सोचना बहुत ही अजीब है कि आने वाले कल में इंसान के पास ब्रह्मांड का सारा डेटा तो होगा, लेकिन शायद पीने के लिए साफ पानी ही ना हो। बहुत गहरी बात कही आपने। देखिए, तकनीकी रूप से हम भले ही कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर बुनियादी संसाधन ही नष्ट हो गए तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा AI सुपर कंप्यूटर इंसान की प्यास नहीं बुझा सकता। बिल्कुल सही। ये सच में एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए। बिल्कुल। खैर, चलिए बड़े ग्लोबल और साइंटिफिक मुद्दों के बाद अब इस मास्टर क्लास के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्लाइड 9 से 12 तक है। हाँ, और ये हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि इन सब बड़े बदलावों का जमीनी स्तर पर, मतलब समाज और आम इंसान के न्याय पर क्या असर हो रहा है। सिस्टम अपडेट का मानवीय पहलू। बिल्कुल, इस सिस्टम अपडेट का ये पहलू बहुत ही मानवीय है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले सामने आए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ स्लाइड पर। इनमें सबसे पहला है पैसिव यूथेनेशिया से जुड़ा हरीश राणा केस, जहां 13 साल से कोमा में पड़े एक व्यक्ति की जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दी गई है। और देखिए, इस फैसले की जो असल अहमियत है ना, वो इसके कानूनी आधार में है। संविधान वाला पॉइंट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी सम्मान के साथ जीने के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार माना है। अच्छा। कोर्ट का ये नजरिया है कि अगर कोई इंसान एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है तो उसे गरिमापूर्ण मृत्यु का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। ये न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा दार्शनिक कदम है। बिल्कुल है। और समाज की पुरानी सोच को चुनौती देने वाला एक और बड़ा फैसला मातृत्व अधिकार से जुड़ा है, हमसा नंदिनी केस। ये फैसला भी बहुत अहम है। और इस फैसले की जो सबसे खूबसूरत लाइन है ना, वो ये है कि मातृत्व केवल जैविक नहीं होता। बिल्कुल, मदरहुड इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल। हाँ, ये फैसला उन तमाम रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ता है जो माँ बनने को सिर्फ जन्म देने से जोड़कर दिखती हैं।
और इसी के साथ स्लाइड पर एक और स्पष्टीकरण भी है। एससी दर्जे वाला। हाँ, सामाजिक पहचान को लेकर कोर्ट ने साफ किया है कि एससी दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित है और धर्म परिवर्तन करने पर यह दर्जा तुरंत खत्म माना जाएगा। तो ये तो हुए कानूनी अपडेट्स, लेकिन न्यायपालिका की इन नई परिभाषाओं से थोड़ा आगे निकलकर अगर हम जमीनी विकास को देखें, हाँ, रूरल डेवलपमेंट, तो तकनीक और एआई का एक बिल्कुल ही अलग और सकारात्मक रूप सामने आता है। अभी तक तो हमने एआई की बात टेक्सास के उस स्पेस प्रोजेक्ट के संदर्भ में की थी। बिल्कुल, लेकिन भारत के ग्रामीण विकास में एआई का इस्तेमाल कमाल का हो रहा है। स्लाइड 11 देखिए। पीएमएवाईजी योजना। हाँ, यानी ग्रामीण आवास योजना। इसके तहत अब तक 3 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं और अब 2029 तक 4.95 करोड़ मकानों का नया टारगेट रखा गया है। और इसमें गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर है आवास प्लस ऐप और एआई फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, पहले ग्रामीण योजनाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी? बिचौलिए, जो पैसा खा जाते थे। बिल्कुल, बिचौलिए। लेकिन अब 100% डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एआई चेहरे की पहचान के जरिए एआई ने इस पूरे सिस्टम से बिचौलियों के बग्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। अरे वाह, मतलब ये इस ओएस अपडेट का वो हिस्सा है जो सीधे गरीब इंसान के घर की छत को पक्का कर रहा है। बिल्कुल। और इसी तरह राज्य स्तर पर भी कल्याणकारी योजनाओं का एक बहुत अच्छा उदाहरण स्लाइड पर है। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना। हाँ, इसके तहत गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। ये साबित करता है कि जब हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है ना, तो कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे और बिना किसी लीकेज के सही इंसान तक पहुंचता है। एकदम सही। और आज के इस भारी भरकम डेटा, तकनीक और राजनीति की चर्चा के बीच हमारी आखिरी स्लाइड पर एक बहुत ही सुकून देने वाली किताब का जिक्र भी है। हाँ, किताब का नाम है करुणा और इसके लेखक हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। इस क्लास में इस किताब का आना मुझे बहुत दिलचस्प लगा। देखिए, इस किताब का यहाँ आना सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि इस पूरी मास्टर क्लास का एक संतुलन है। संतुलन कैसे? जहाँ एक तरफ हम एआई, क्वांटम फिजिक्स और 1 टेरावाट के सुपर कंप्यूटर्स की अंधी दौड़ देख रहे हैं, वहीं करुणा हमें ये याद दिलाती है कि हमारी असल ताकत तकनीक में नहीं, इंसानियत में है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो आज की इस मास्टर क्लास में एकदम साफ हो गया है कि मार्च 2026 वाकई में एक बहुत बड़ा रीसेट है। बिल्कुल है। मतलब हमने जीडीपी के नए बेस ईयर से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाले लाल सागर के उस बटरफ्लाई इफेक्ट तक को समझा। हाँ। विज्ञान के लेगो ब्लॉक्स यानी क्वार्क्स से लेकर ग्लेशियरों के पिघलने के रेड अलर्ट तक का सफर तय किया। और अंत में देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जीवन और मातृत्व की नई परिभाषाएं गढ़ रहा है और कैसे एआई गांवों में बिचौलियों को हटाकर पक्के घर बना रहा है। देखिए, ये पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट है ना, ये हमारे सिस्टम को और अधिक सटीक, पारदर्शी और तेज बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर क्लास में मौजूद सभी लोगों को विचार करना चाहिए। जी, वो सवाल क्या है? देखिए, हमने आज देखा कि हमारी इकोनॉमी, हमारा टैक्स सिस्टम, हमारी जनगणना और यहाँ तक कि ग्रामीण आवास भी अब 100% डिजिटल और एआई मॉनिटरिंग के हवाले हो रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से। तो जब ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जहां हर छोटी बड़ी चीज एक एल्गोरिथम तय करेगा, तो क्या उस परफेक्शन में इंसानी गलतियों या कहें इंसानी जज्बातों के लिए कोई जगह बचेगी? बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। क्या इस पूरी तरह से मशीनी और डिजिटल हो चुके ओएस में हम उस करुणा को बचा पाएंगे जिसका जिक्र कैलाश सत्यार्थी करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में लंबे समय तक साथ रहने वाला है। क्या सिस्टम का बस परफेक्ट होना ही हमारी अंतिम मंजिल है? बिल्कुल। या उस परफेक्शन के बीच अपनी इंसानियत को बचाए रखना हमारी असली चुनौती होगी? मुझे लगता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट में हमें ये जरूर सुनिश्चित करना होगा कि हम अपना इंसानी कोड न खो दें। बिल्कुल सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए इस विषय पर विचार करना आवश्यक है
और जल्द ही मुलाकात होगी अगले विषयों की डिकोडिंग के साथ। धन्यवाद।